करती है तो उसकी एंट्रीज क्या करते हैं, इसके लिए मैंने आपको 8 एंट्रीज बताई थी। सबसे पहले कंपनी आवेदन फार्म के साथ में राशि प्राप्त करती है और आवेदन फार्म के साथ में जो राशि प्राप्त की जाती है उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पहली एंट्री ये मैंने बताई थी। दूसरी एंट्री मैंने बताई थी कि जब कंपनी आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो वो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो दूसरी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तीसरे नंबर पर इसके बाद में कंपनी, चूंकि कंपनी टुकड़ों में पैसा मांग रही है, कंपनी अंशों का आवंटन करती है, अंश अलॉट करती है और कंपनी जब अंश अलॉट करती है उसी समय पर कंपनी अंशधारियों से कुछ धनराशि और मांगती है जिसे हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा जब मांगा जाता है कंपनी के द्वारा तो हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो जाता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इसके बाद में कंपनी आगे की जो कॉल करती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अगर दो है तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है तो पहले मांग की एंट्री, पहले कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, उसकी एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे कंपनी सेकंड कॉल का पैसा है पहले मांग करेगी, सेकंड कॉल की पैसे की मांग करने की एंट्री करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि कंपनी एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा प्राप्त कर लेती है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। अगर एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा प्राप्त कर लेते हैं तो हम दो ही एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने को जो टुकड़ों में पैसा मांगा जाता है अलग अलग एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर, क्योंकि कॉल जरूरी नहीं है कि दो ही हो, फर्स्ट और सेकंड कॉल की जगह एक भी कॉल हो सकती है, केवल फर्स्ट कॉल हो सकती है। तो फर्स्ट कॉल अगर एक ही होती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए देखो मैंने एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको बना करके दिया था, एक आपको बुक का इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। ये देखो आपके बुक में पेज नंबर 189 पर 189 पेज पर आपके थर्ड इलस्ट्रेशन है। तो थर्ड इलस्ट्रेशन देखो इसमें दे रखा है ट्रेड ने, ये कंपनी का नाम है, 10 रुपए वाले 20,000 सम का अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए। देखो मैंने बताया था अंश का, इसका भी ध्यान रखना है कि अंश का मूल्य इसमें कितना है, 10 रुपए एक अंश का मूल्य। और मैंने बताया था कि कंपनी अंशों को दो प्रकार से जारी कर सकती है। जितने मूल्य का अंश है, अंश का मूल्य कितना है, 10 रुपए। ठीक है, ये इसकी फेस वैल्यू कहलाती है, अंकित मूल्य। 10 रुपए का अंश कंपनी 10 रुपए में ही जारी करती है तो उसको कहते हैं सम मूल्य पर निर्गमन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इश्यू एट पार। जितने मूल्य में अंश होता है, जितने मूल्य का अंश होता है उतने मूल्य में जारी किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सम मूल्य पर निर्गमन, इश्यू एट पार। अगर 10 रुपए का अंश कंपनी 12 रुपए में, 15 रुपए में जारी करती है, यानी कि ज्यादा मूल्य पर, तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू एट प्रीमियम। यानी कि जो ज्यादा पैसा मांगा जाता है वो प्रीमियम कहलाता है। इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रतिभूति प्रव्याजी। तो इसमें देखो कंपनी ने अंश जो जारी किए हैं, अंश कितने जारी किए, कंपनी ने 20,000, और एक अंश का मूल्य कितना है, 10 रुपए, और कंपनी ने सम मूल्य पर, यानी कि 10 रुपए का अंश कंपनी ने 10 रुपए में ही जारी किया है। ठीक है, अब 10 रुपए में जारी किया, कंपनी ने जो पैसा है वो कैसे मांगा है वो देखो, इसमें इश्यू एट पार तो है इसमें सम मूल्य पर। इसमें कह रखा है कि आवेदन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए और शेष राशि मांग पर। तो देखो आवेदन पर यानी पर, एप्लीकेशन पर इसमें कंपनी ने कितने मांगे हैं, 3 रुपए। ठीक है, और अलॉटमेंट पर, यानी कि अलॉटमेंट अंशों का जब आवंटन करती है कंपनी उस समय पर, अलॉटमेंट पर कंपनी है वो कितने मांग रही है, 4 रुपए। और शेष राशि मांग पर, तो शेष राशि कितनी बची, देखो 10 में से 3 रुपए एप्लीकेशन पर मांग लिए, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर मांग लिए, तो टोटल कंपनी ने कितने मांग लिए, 7 रुपए। तो शेष राशि कितनी बची, 3 रुपए। यानी कि अब कंपनी 3 रुपए की मांग करेगी। अच्छा, और कोई कॉल नहीं है तो एक ही कॉल है इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपके कितने हो जाएंगे, 3 रुपए। ठीक है, ऐसे हो गए आपके 10 रुपए। इस प्रकार से कंपनी ने पैसा मांगा है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 4 रुपए अलॉटमेंट पर,
और इसमें कहा कि शेष राशि मांग पर, तो 7 रुपये मांग लिए, 10 में से तो शेष राशि कितनी बची, 3 रुपये। इसका मतलब है जो फर्स्ट, और क्योंकि उस फर्स्ट कॉल के बाद में और कोई कॉल नहीं है तो वो फाइनल कॉल कहलाएगी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शब्द का इस्तेमाल करेगी, 3 रुपये इस पर मांग लिए, ठीक है। यानी कि कंपनी ने इसमें 10 रुपये की जो राशि है 3 टुकड़ों में मांगी है। तो अब देखो हम एंट्री क्या करेंगे। एंट्री के लिए डेट वगैरह दे रखी है तो हम डेट इसमें डाल देंगे, कौन सी तारीख को कंपनी ने किया है उसके अनुसार हम डेट डाल देंगे। डेट नहीं दे रखी है तो हम खाली छोड़ देंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा डेट दे रखी है तो डेट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखो आवेदन राशि, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मांगती नहीं है, ये तो फॉर्म के साथ में ही जमा कराना पड़ता है, इसलिए इसकी डायरेक्ट राशि प्राप्त होने की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी एंट्री करती है आवेदन राशि प्राप्त होने की, और आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा देखो इसमें अंश का नाम भी दे रखा है, अंश का नाम दे रखा है इक्विटी, तो अंश का नाम लिखना पड़ेगा। तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर हम एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आवेदन राशि प्राप्त होने की ये एंट्री होती है हमेशा, ठीक है। अंश का नाम प्रीफरेंस होता तो हम एंट्री क्या कर देते, बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन के, इक्विटी की जगह नाम चेंज होता प्रीफरेंस हो जाता। अंश का नाम नहीं दे रखा है तो इतना ही लिख देते बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, बस। इसमें अंश का, इसमें इक्विटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। अच्छा अब देखो इसमें कंपनी ने अंश कितने जारी किए, 20,000, और एप्लीकेशन पर कंपनी ने कितने मांगे हैं, 3 रुपये। तो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल राशि कितनी प्राप्त हुई है, 60,000। तो ये 60,000 रुपए से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। आप इसकी नरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, बिना नरेशन के भी आप इसमें काम चला सकते हो। तो ये तो हो जाएगी आपकी इसकी पहली एंट्री। नरेशन अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी रिसीव, और नहीं तो बिना नरेशन के भी हो जाएगा, नरेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखो एप्लीकेशन की राशि जब कंपनी ने प्राप्त कर ली, टोटल पैसा कंपनी ने कितना प्राप्त किया, 60,000। 60,000 कैसे मैंने बताया, कंपनी ने अंश कितने जारी किए थे, 20,000। 20,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए, ठीक है। अच्छा कंपनी ने आवेदन को स्वीकार कर लिया, कंपनी ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है तो ये पूरा पैसा 60,000 रुपए किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री जो हो जाएगी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो दूसरी एंट्री देखो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा है वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो पूरा पैसा, क्योंकि कंपनी ने अंशों के आवेदन को स्वीकार कर लिया इसलिए पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर की ये एंट्री हो जाएगी। हमेशा दूसरे नंबर की एंट्री यही होती है, शेयर एप्लीकेशन। अच्छा इसमें हाँ इक्विटी मैंने नाम नहीं लिखा है तो आप इसमें इक्विटी नाम लिख देना, इक्विटी अंश का नाम है इसमें इक्विटी, तो क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। याद रखना इसमें अंश का नाम दे रखा है इसलिए अंश का नाम इसमें लिखना है। ये हो गई आपके दूसरे नंबर की एंट्री। अच्छा अब देखो इसमें, अब कंपनी अलॉटमेंट पर अंशों के आवेदन को कंपनी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के बाद में कंपनी क्या करती है, अंशों का आवंटन कर देती है। जब अंशों का आवंटन करती है, इस प्रक्रिया में प्रोसेस में कुछ समय लेती है कंपनी, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन। और कंपनी जब अंशों का आवंटन करती है, अलॉट करती है, उसी समय पर कंपनी अंशधारियों से कुछ पैसा और मांगती है। आवंटन के समय पर कंपनी के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि। और कंपनी ने अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगा है, 4 रुपए एक अंश पर। तो कंपनी ने अंश कितने जारी किए थे, 20,000। तो 20,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से राशि टोटल कितनी हो गई, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए की राशि कंपनी मांग रही है, पहले मांग करने की एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, मांग की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, हाँ
अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री, क्योंकि अंश का नाम दे रखा है इसलिए अंश का नाम आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री, जब मांग की जाती है तो जिस मांग का पैसा मांग की जाती है जिस मांग, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें 20,000 अंश से 20,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से कितनी राशि हो गई, 80,000 रुपये। यानी कि कंपनी ने जो डिमांड की है अंशधारियों से अलॉटमेंट पर वो कितने की है, 80,000 की। यानी कि कंपनी को 80,000 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है। और जब कंपनी को यह पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर कंपनी एंट्री करेगी, बैंक की एंट्री। अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाता है, पूरा पैसा प्राप्त हो गया तो पूरे से कर देंगे, कम पैसा प्राप्त हो तो कम की एंट्री करेंगे, जितना पैसा मिला उतने से बैंक की एंट्री करते हैं। जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होने पर बैंक को हमेशा डेबिट किया जाता है और चूंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। इसमें टोटल पैसा प्राप्त हो गया है तो 80,000 रुपए से ही हम एंट्री कर देंगे। जितना पैसा मांगा था उतना पैसा ही कंपनी को मिल गया है, ठीक है। ये हो गई आपके अलॉटमेंट। अब देखो आगे आपके फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट तक हमने एंट्री कर ली। अब देखो फर्स्ट कॉल पर, कंपनी फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मांग रही है, 3 रुपये। अच्छा, फर्स्ट कॉल के बाद में और कोई कॉल नहीं है, इसलिए हम फाइनल कॉल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री। फर्स्ट कॉल पर पैसा जब मांगा जाएगा कंपनी के द्वारा तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अंश कितने थे टोटल, 20,000। 20,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल कितने होते हैं, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, 60,000 रुपये आपके क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री हो गई आपके, ठीक है। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो जाएगा और चूंकि इसमें पूरा पैसा मिल गया है, पैसा प्राप्त होने पर हम एंट्री करेंगे, बैंक को हम डेबिट करते हैं तो प्राप्त होने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 60,000 रुपये, 60,000 रुपये की डिमांड की थी और 60,000 रुपये हमारे को मिल गए तो 60,000 रुपये प्राप्त होने की एंट्री कर, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर सेकंड कॉल भी होती तो पहले सेकंड कॉल की मांग की एंट्री करते, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। तो ये तो आपके जो मैंने बुक का थर्ड जो इलस्ट्रेशन था ये मैंने बताया, टुकड़ों में आपके 99% है आपके क्वेश्चन है ये इसी प्रकार से है एंट्रियां कि जिसमें कंपनी टुकड़ों में पैसा मांगती है, ठीक है। अगर यही जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता कि कंपनी ने आवेदन पर ही संपूर्ण पैसा मांग लिया होता, अगर कंपनी ने आवेदन पर यानी कि एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा मांग लिया होता तो फिर हम एंट्री क्या करते, कैसे, जैसे देखो आपके ये जो क्वेश्चन था इसमें अंश कितने थे आपके 20,000, ठीक है। और एक अंश का जो मूल्य है वो इसमें कितना है 10 रुपए। मान लो कि हाँ, जैसे मान लो कि हमने ये थर्ड इलस्ट्रेशन किया था, अगर इसमें ये होता कि एक कंपनी के द्वारा 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी शेयर समता अंश जनता में निर्गमित किए जिन पर संपूर्ण राशि आवेदन पर दे थी, पूरा एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा मांग लिया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे। देखो आवेदन पर ही जब पूरा पैसा प्राप्त हो जाता है तो कंपनी आवेदन को स्वीकार करने के साथ साथ अंशों का आवंटन भी साथ के साथ कर देगी,
तो फिर हमारे को क्या आगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की मांगने की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमारे को क्या दो ही एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्राप्त होने की एंट्री, राशि जब प्राप्त होती है तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें एप्लीकेशन के साथ में ही जब आवेदन राशि कंपनी ने प्राप्त कर ली है तो स्वीकृति के साथ ही कंपनी अंशों का आवंटन भी कर देगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये अलॉटमेंट शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी साथ के साथ ही अंशों का आवंटन कर देगी, क्योंकि कंपनी को आवेदन पर ही संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। आगे कंपनी को और पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए आवंटन भी कंपनी साथ के साथ कर देगी। ठीक है, अलॉटमेंट की अलग से कोई मांग वाली एंट्री इसमें नहीं की जाएगी। तो 60 इसमें 20,000 अंश थे और 20,000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा है वो कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए प्राप्त हो गया, तो 2 लाख रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, और दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा जो प्राप्त होता है उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो दूसरे नंबर की आपके एंट्री और हो जाएगी। तो दूसरे नंबर की जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी, इसमें ये 2 लाख रुपए जो प्राप्त हुए हैं वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एंट्री देखो क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पूरा पैसा है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, बस केवल इसमें 2 ही एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें कंपनी ने आवेदन पर ही संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली थी, इसलिए इसी के साथ में अलॉटमेंट भी कर देंगे। इसलिए हमने पहली एंट्री में अलॉटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो दूसरी एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, आपके बुक में इसका दूसरा इलस्ट्रेशन, मैंने तीसरा बताया था पहले, दूसरा इलस्ट्रेशन देखो। दूसरे इलस्ट्रेशन में यही है, इसमें देखा कि 1 अप्रैल को गामा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2057 सम मूल्य पर जनता में निर्गमित किए। सम मूल्य पर यानी कि जितने मूल्य का अंश है उतने मूल्य पर। अंश का मूल्य कितना है, 100 रुपए, और अंशों की संख्या कितनी है, 2000। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी, तो इसमें 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 2 लाख। अमाउंट उतना ही बढ़ रहा है, यानी कि इसमें पूरे 2 लाख रुपए एप्लीकेशन पर ही प्राप्त कर लिए। जब पूरे पैसे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर लिए तो सेम यही एंट्री हो जाएगी। अच्छा, इसमें अंश का जो नाम है वो इक्विटी है, तो यही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और दूसरी, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आपका दूसरा जो इलस्ट्रेशन है ये आपके हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो मैंने इलस्ट्रेशन है जो मैंने बताया है, इसको आप ये सोल्व कर दो। ठीक है, देखो मैंने अंशों के बारे में बताया था कि कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है। अंशों के निर्गमन के 2 उद्देश्य होते हैं जो मैंने पहले बताए थे। एक उद्देश्य है कंपनी धनराशि जुटाने के लिए, यानी कि पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है, और अंशों का निर्गमन करने से, इश्यू करने से कंपनी के पास में जो धनराशि एकत्रित होती है वो कंपनी की पूंजी कहलाती है। दूसरा उद्देश्य होता है प्रतिफल में भुगतान करने के लिए। इसमें कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, लेकिन धनराशि जुटाने के लिए नहीं करती है, बल्कि प्रतिफल में भुगतान करने के लिए करती है। प्रतिफल में यदि भुगतान करने के लिए कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो क्या एंट्री करेगी। ये कब होता है, कभी कभी कंपनी के द्वारा किसी विक्रेता से कोई स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है, और स्थायी संपत्ति क्रय करने पर उस संपत्ति के विक्रेता को कंपनी नकद भुगतान न करके बदले में अंश दे देती है।
बदले में अंश दे देती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। और चूंकि इसमें कैश में कोई पेमेंट नहीं किया जाता है या जो अंश जारी किए जाते हैं, शेयर इश्यू किए जाते हैं, उसके बदले में कोई कैश की राशि है प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। तो संपत्ति क्रय करने पर बदले में प्रतिफल में यदि अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। अब देखो इसकी हम जो एंट्री है वो क्या करेंगे। सबसे पहले यदि कंपनी के द्वारा कोई स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री है वो क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। वेंडर यानी कि विक्रेता, यानी कि जिस संस्था से या व्यक्ति से हमने कोई स्थायी संपत्ति क्रय की है वो वेंडर कहलाता है, विक्रेता कहलाता है। उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने कोई बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर कुछ भी खरीदा स्थायी संपत्ति तो उसको डेबिट कर देंगे और वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले तो संपत्ति के क्रय करने की एंट्री करेंगे। संपत्ति के क्रय करने की एंट्री करने के बाद में उस संपत्ति के विक्रेता को फिर हम भुगतान करेंगे। उस संपत्ति के विक्रेता को जब भुगतान करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो पाने वाले को यानी कि वेंडर को हम डेबिट करते हैं तो वेंडर को तो हम डेबिट कर देंगे। अगर इस वेंडर को, विक्रेता को अगर भुगतान हम कैश में करते हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन बदले में यदि अंश दे रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी कि अगर स्थायी संपत्ति के विक्रेता को वेंडर को बदले में अगर हम कैश कर रहे हैं तो कैश, बैंक चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आपके क्रेडिट हो जाएगा, और बदले में यदि अंश निर्गमित कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि विक्रेता को कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ पैसा कैश दे दिया जाता है, कुछ चेक में पेमेंट किया जाता है, कुछ अंश दे दिए जाते हैं, तो फिर ये तीनों को ही हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, बदले में जो अंश दिए जाते हैं ये अंश भी हम सममूल्य पर दे सकते हैं या प्रीमियम पर दे सकते हैं। अगर सममूल्य पर देते हैं तो केवल शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होगा। अगर बदले में अंश प्रीमियम पर जारी करते हैं तो प्रीमियम का पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ज्यादा मूल्य पर। जैसे 10 रुपए का अंश 12 रुपए में जारी कर रहे हैं तो 2 रुपए जो ज्यादा लिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो उतनी राशि से सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपके एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले संपत्ति के क्रय करने की एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। इसके बाद में उस संपत्ति के विक्रेता को हम जब भुगतान करते हैं, अगर उसको भुगतान हम कैश में, चेक में और अंशों के माध्यम से कर रहे हैं तो हम चारों को ही हम क्रेडिट कर देंगे। वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश, टू बैंक, टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन अगर हम कैश या चेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल अंश ही दे रहे हैं, अगर सब मूल्य वाले अंश ही दे रहे हैं तो हम एंट्री क्या कर देंगे, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, इतना ही करेंगे। और बदले में प्रीमियम वाले अंश दे रहे हैं तो एंट्री क्या कर देंगे, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। तो ये मैंने आपको एंट्री बताई है। अब मैं आपको बुक में इसका जो इलस्ट्रेशन है वो आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इस एंट्री को देख लेना। आज के लिए आपके लिए इतना ही है कि मैंने आपको जो दूसरा और तीसरा जो इलस्ट्रेशन करने के लिए बताया था उसी को आपको सोल्व करना है। ये प्रतिफल वाला मैं आपको कल बताऊंगा।